Hey everyone, welcome back to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब। एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। आपको पता है हमने यूपीएससी ईपीएफओ का जो है फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है और बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलेगी। मैं जो आपको कंप्लीट करवा रही हूँ वो आपके यूपीएससी वाले पोर्शन के अंदर जो जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग के बारे में जितने भी बेसिक है, जितना भी आपका लगता है एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, वो सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो जल्दी से आप जो है चैनल पर बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जरूर देखिएगा। आपको सारी वीडियोस इसी चैनल पर मिलेगी और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो की थी उसके अंदर क्या पढ़ा था कि हम जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहां से बताए थे कि जर्नल जो है उसका अनदर नेम क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर और ये जो जर्नल हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी जर्नलाइजिंग। इसी के साथ जब जर्नल के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती है, फिर जो एंट्रीज होती है वो आपके इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी जाती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। और पोस्टिंग कहाँ की जाती है, लेजर के अंदर की जाती है। इसीलिए लेजर का अनदर नेम क्या होता है, लेजर का अनदर नेम होता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल का नेम होता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, लेजर का नेम होता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। और वहां पर हमने इसके जो है डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस की थी, जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है। हमने उसके फॉर्मेट के बारे में देखा, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, लेजर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से आप उन्हें जो है रिकॉर्ड करोगे। ये सब जो है हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इसके अलावा बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स भी होती है। जब आपकी ट्रांजेक्शन्स वाइड हो जाती है तो क्या होता है, उसे जो है सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो है फिर हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो सब्सिडरी जो बुक्स है वो सब जो है स्पेशल पर्पस बुक भी उनको कहा जाता है। उन सब के बारे में हम जो है आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वो क्या होती है, उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको इंट्रोडक्शन में यही चीजें दे रखी है। ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल में होती है, देन लेजर में जाती है। एक स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो एक ही बुक रख पाता है जो कि जर्नल होती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांजेक्शन आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है और इसके लिए हर ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया बहुत सारे स्पेशल जर्नल्स के अंदर। किसमें कर दिया, बहुत सारे स्पेशल जर्नल्स के अंदर, ताकि उनको रिकॉर्ड करना इजी हो जाए। और ये जो स्पेशल जर्नल्स होते हैं इन्हीं को हम स्पेशल पर्पस बुक कहते हैं या इन्हीं को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सारी जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई है तो वो सारी आप एक अनदर बुक में कर दो, जितनी क्रेडिट परचेज हुई है उसको अनदर बुक में कर दो। तो ये सारी जो स्पेशल जर्नल्स होती है ये आपकी डे बुक्स भी कहलाती है और सब्सिडरी बुक्स भी कहलाती है। तो यहाँ पर दो नेम आ जाते हैं आपके स्पेशल बुक्स के, क्या क्या, डे बुक्स, सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक्स। ओके। तो देखिए जब ट्रांजेक्शन जिसको हम किसी रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्पेशल जर्नल के अंदर, तो उसको जर्नल प्रॉपर में भेज देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके स्पेशल जो बुक्स होती है, स्पेशल जर्नल्स जो बुक होती है वो आपकी 7 टाइप्स की होती है। जैसे कि परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अगर कोई एंट्री, कोई ट्रांजेक्शन इन सातों के अंदर ही नहीं आ रही तो उसको हम कहाँ भेज देते हैं, उसको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर भेज देते हैं। तो जितनी भी रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन होती है वो सारी आपकी जर्नल प्रॉपर के अंदर चली जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में पढ़ना है। कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अनदर नेम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। परचेज रिटर्न का अनदर नेम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न का अनदर नेम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है सेल्स रिटर्न का अनदर नेम, रिटर्न इनवर्ड बुक्स। एंड देन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो है आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपकी बुक्स हो गई, स्पेशल पर्पस बुक्स हो गई। एक इसमें बीआर बुक और बीपी भी होती है, लेकिन वो आपके इसके अंदर गिवन नहीं है तो आप इतनी ही कंसीडर कर लीजिए। तो अब इनके बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है कि कैश बुक क्या होती है, कितने तरह की बनती है, क्या फॉर्मेट रहता है, तो वो सब देखिए। तो कैश बुक होती क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक।
ऐसी बुक जिसके अंदर आप कैश के रिगार्डिंग जितना भी डेटा होगा उसको आप एंटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक एक बुक है जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन जो कि कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट से होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होती है इसके अंदर? वो सारी ट्रांजेक्शन जो कि कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट के रिगार्डिंग होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये शुरू किससे होती है? कैश या बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग। मतलब आप जिस साल, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से मेरी कैश बुक बनाना शुरू कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। ओके, तो जब मैंने मेरी 1 अप्रैल 2023 से कैश बुक बनानी शुरू की, तो इस टाइम पर मेरे पास जो मेरे पास में कैश है, मेरे हाथ में जो कैश है या मेरे जो बैंक अकाउंट है उनमें जो मेरे पास कैश पड़ा है, वो पड़ा है सपोज करो 1 लाख रुपीज का। तो जब भी मेरी कैश बुक स्टार्ट होगी तो किससे होगी? ओपनिंग बैलेंस से, जिसको हम लिख देते हैं टू बैलेंस BD। किससे होती है? ओपनिंग बैलेंस से शुरू होती है कि एक्चुअल में मेरे पास इस टाइम पे मेरे पास कितना कैश पड़ा है, हाथ में हो या फिर बैंक में हो। ठीक है, और इसको हमेशा मोस्ट ऑफ मंथली बेसिस पर बनाया जाता है, कैश बुक को मंथली बेसिस पर बनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर बुक होती है, बेसिकली सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मेंटेन करके रखते हैं। ये जो है ना कैश बुक, ये जर्नल और साथ साथ लेजर अकाउंट, लेजर के अंदर भी तो बनता है ना कैश अकाउंट, दोनों के पर्पस के लिए जो है बनाई जाती है। इसको भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। अब इसको बुक ऑफ ओरिजिनल क्यों कहते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तब जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया इन स्पेशल बुक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सारी बुक्स आपकी जर्नल से ही रिलेटेड है, जर्नल को ही आगे सब डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए अगर जर्नल बुक आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो इनको भी आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलोगे। ठीक है, जब एक कैश बुक जो है वो मेंटेन कर दी जाती है तो जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस और कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे कैश का या बैंक का। ठीक है, उसको सिर्फ कैश बुक में ही डाल देंगे। मतलब अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो अगर जर्नल के अंदर आपकी एंट्री या कोई आ जाती है तो उसके अंदर कैश के रिगार्डिंग आप एंट्री नहीं करोगे जर्नल में, और ना ही लेजर के अंदर आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत, क्योंकि आपने जब कैश बुक ही बना दी तो उसी के अंदर आपका ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट बन ही गया, तो आपको दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश बुक आपकी जो है दो तरह से बनती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और एक डबल कॉलम कैश बुक होती है। क्या होती है? सिंगल कॉलम कैश बुक, और आगे पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो ये क्या है? तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये रिकॉर्ड करती है सारी कैश की ट्रांजैक्शन बिजनेस की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे जैसे कैश मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप इसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जैसे ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है कैश रिसिप्ट का और कैश पेमेंट का, कि कितनी कैश रिसीव्ड हुई, कितनी कैश पेमेंट हुई। और जब सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है अगर वो कैश में ही हो रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो कैश बुक के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, एक ही अमाउंट का कॉलम बनेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है डेट, ये कैश बुक का फॉर्मेट देखिए, ऊपर कैश बुक, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये डेट है, डेबिट साइड में हमेशा रिसिप्ट होगा, याद रखेंगे, डेबिट साइड में रिसिप्ट होगा, देन लेजर फोलियो और फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में डेट, और क्रेडिट साइड में हमेशा पेमेंट साइड आएगी, तो पेमेंट, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। और ये कौन सा फॉर्मेट है? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक कब बनाया जाता है या क्यों बनाया जाता है? जब आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश के रिगार्डिंग हुई है तो सब कैश में ही हुई है, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान से सुन रहे हो, सब ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में हुई है, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कैश में ही होती है सारी ट्रांजैक्शन तो एक ही कॉलम बनता है इधर अमाउंट का, कि सारी ट्रांजैक्शन आपकी कैश में ही है। और वहीं अगर बैंक आ जाता तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वो आगे आने वाला है काफी। ये देखिए,
अगर बैंक आ जाता तो ये होता आपका फॉर्मेट, कैश के साथ साथ इधर अमाउंट में बैंक वाला कॉलम भी आ जाता, बाकी सारी चीजें वही है, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, कैश। पहले वहां पर क्या लिख रहे थे, सिर्फ अमाउंट डाल रहे थे, कोई कैश या बैंक अलग नहीं था, क्योंकि वो एक ही ट्रांजेक्शन जो है सब कैश में रिसीव्ड हो रही है। लेकिन यहाँ पर कैश कॉलम अलग है और बैंक कॉलम अलग है, क्योंकि यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप अब आपको क्लियर हो रही होगी चीजें। तो अब देखिए, तो यही चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, सिंगल कॉलम कैश बुक में सारी अमाउंट जो होगा सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जब आप सारी के सारी ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश में रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम पर आप जो है सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाते हो। तो जब आप एंट्री सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो तो उसका बैलेंसिंग जो है वो आपको ये एग्जाम्पल में दिखा रखा है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ कैसे क्या होता है। ये देखिए, आपको यहाँ पर डेट गिवन है, डिटेल्स और अमाउंट। ओके, डेट 2017 से लेके ये सारी आपको डिटेल दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, आपको कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक बनाते हैं। देखिए, कैश बुक का फॉर्मेट ऊपर जिस भी आप कंपनी की बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ गिवन है, ये रहा, ट्रांजेक्शन ऑफ मिस रूपा ट्रेडर। मिस रूपा ट्रेडर की हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूपा ट्रेडर कैश बुक, कि हम रूपा ट्रेडर की कैश बुक बना रहे हैं। ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। यहाँ पर फॉर्मेट बन गया, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट। लेजर फोलियो पता है क्या है आपको? लेजर फोलियो मैंने बताया था ना कि लेजर के जिस पेज पर आपका कैश अकाउंट बनेगा उस वो पेज नंबर यहाँ पर जो है डाला जाएगा, फिर डेट, फिर पेमेंट और फिर लेजर फोलियो और अमाउंट। अब आगे देखिए, पहले क्या कहता है आपको, 1 नवंबर 2017 को आपके पास कैश इन हैंड कितना था, 30,000 रुपए। इट मीन ये ओपनिंग बैलेंस है आपका। तो डाल दीजिए 2017 की 1 नवंबर को। मैंने आपको क्या कहा था, रिसिप्ट आपकी इधर होती है, पेमेंट इधर। तो रिसिप्ट आपके पास फिलहाल क्या है, बैलेंस है, तो बैलेंस BD 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, 4 नवंबर को कैश रिसीव किया गुरमीत से 12,000। रिसीव किया है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। कितना, 12,000। तो यहाँ पर आप डाल देंगे कि आपको गुरमीत से मिला है, तो गुरमीत का नेम डलेगा। 4 नवंबर को 12,000 रुपए आपके पास आए हैं। आफ्टर दिस देखिए, इंश्योरेंस पेड। अब आपने पेमेंट की है तो इट मीन क्रेडिट साइड जाएगा। तो आपने इंश्योरेंस पे किया है एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि 6,000 रुपए की। तो आप 8 नवंबर को क्रेडिट साइड में डाल दीजिए इंश्योरेंस के नाम से 6,000 रुपए। ओके, आगे देखिए, परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ से भी कैश की पेमेंट हुई होगी, आपके हाथ से कैश गया है तो क्रेडिट साइड में डालोगे। तो फर्नीचर परचेज किया 13,800 का, तो आप यहाँ डाल देंगे नवंबर 13 को फर्नीचर 13,800 का आपका क्रेडिट हुआ। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में आपने क्या कर दी, गुड्स बेच दी। अब गुड्स बेची है तो आपके पास कैश आया होगा ना। तो कैश आया है तो डेबिट साइड में कितना, 28,000 से। तो नवंबर 16 को एंट्री कर दीजिए, यहाँ पर सेल्स किया है आपने 28,000 रुपए। ठीक है, आपने परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। आपने मुदित से गुड्स परचेज कर ली कैश में 17,400 की, 17 नवंबर। एक चीज यहाँ सुनिए, अब देखो, अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ भी ना दिया होता, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन होती, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित, दैट्स इट, आगे कैश वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये तो चलो, अब यहाँ पर आप कैश बना रहे हो कैश बुक। अगर ये सिचुएशन हो जाती है कि आपको नाम दे रखा है और आगे कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम ये मानते हैं कि हमने वो क्रेडिट में ही किया होगा। लेकिन यहाँ स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने कैश में मुद्रित से गुड्स खरीदी है 17,400 की। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो कैश अकाउंट को ही डालोगे, मुद्रित का नाम यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो 17 नवंबर को डाल दीजिए परचेज में 17,400 आपके मुद्रित के वजह से गए। नेक्स्ट, आपने स्टेशनरी परचेज की तो फिर से क्रेडिट करोगे 20 नवंबर को 1,100 रुपए। तो हमने 1,100 रुपए फिर से क्रेडिट कर दिया आपके। कैश आपने पे किया है रुकमणी को फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में 12,500। तो अब आपने रुकमणी को 12,500 पे कर दिया है, तो रुकमणी के नाम से 12,500 जो है आप इसमें डाल दोगे। अब आगे देखिए, गुड्स बेची कमल को कैश में 18,200 की, तो यहाँ पर तो कैश आ रहा है तो 18,200 आपके पास आ गए। मंथली रेंट आपने 2,500 पे किया तो आपको क्रेडिट करना है, तो रेंट 2,500 क्रेडिट कर दिया। सैलरी 3,500, वो भी क्रेडिट करोगे। बैंक में डिपॉजिट करवाए 8,000, तो बैंक में डिपॉजिट करवाए, आपके पास से तो कैश गया ना, तो आप यहाँ बैंक अकाउंट डाल के 8,000 डाल दोगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आप इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस किया तो आपका कितना आ गया, 23,400 जो है वो बैलेंस आ रहा है। अब लास्ट जो
वीडियो थी या लास्ट जो चैप्टर, उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, टेम्परेरी अकाउंट और परमानेंट अकाउंट के बारे में, कि जो परमानेंट अकाउंट है उनको तो आप क्या करते हो, उसके बैलेंस को निकाल के उसको फिर आगे अगले साल या अगले जो पीरियड होगा, काउंटिंग पीरियड होगा, उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो। लेकिन जो आपके टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उनको जो है उसी टाइम पे बैलेंस निकाल के जो भी बैलेंस आता है उसको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया जाता है, इधर इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिख के उसको क्या कर देते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो कैश अकाउंट तो हमारा क्या है, परमानेंट अकाउंट है ना, तो इसीलिए इसका बैलेंस निकाला और उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो ये था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अब आप जो है आगे वाले बना सकते हो, आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो। हमने तो कैश अकाउंट बनाया है। आप आगे जो है अगर हम पोस्टिंग की बात करें, मतलब लेजर की बात करें, तो आप यहाँ पर गुरमीत का अकाउंट भी बना सकते हो, सेल्स अकाउंट बना सकते हो, इंश्योरेंस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। अब ये जितने भी अकाउंट्स है ना, ये देखो इन सब में सिर्फ कैश कैश की एंट्री दिखा रखी है कि कैश ये यहाँ पर डेबिट हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, ये सब ठीक है। अब आ जाती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक की अगर बात करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें दो कॉलम बनते हैं आपके अमाउंट साइड में, कैश बुक की दोनों तरफ। आज के टाइम में जो बैंक ट्रांजैक्शन बल्कि वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कैश, तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो है जितना पॉसिबल होता है सारी रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू ही अफेक्ट होती है उनकी। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, जनरली एक करंट अकाउंट ओपन कर खुलवाता है बैंक के पास, और बैंक अलाउ नहीं करता उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अगर कोई बैलेंस उसमें पड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर बल्कि चार्ज करता है कुछ स्मॉल अमाउंट, जिसको हम इंसिडेंटल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंसिडेंटल चार्ज कहते हैं। किसके लिए, उस सर्विस के लिए जो वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर आपको कैश या चेक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए आपको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं उसको, पे इन स्लिप। और उसका आपका फॉर्म परफॉर्मा भी दिखा रखा है, ये देखिए ये होती है आपकी पे इन स्लिप। इस तरह से आपको जो है एक फॉर्म दिया होता है और आपको जो है ये फिल करना होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक काउंटर फॉल होता है जो कि कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाता है सिग्नेचर करके कैशियर के द्वारा एक रिसिप्ट के रूप में। अब बैंक क्या करता है, बैंक ब्लैंक चेक इशू कर देता है टू द अकाउंट होल्डर कि वो विड्रॉ कर सकता है मनी। देखिए ये इस तरह का चेक जो है वो बैंक इशू कर देता है अकाउंट होल्डर के लिए, कि जब भी आप चाहो आप अपने मनी को क्या कर सकते हो, आप अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हो। डिपॉजिटर क्या करता है, इसके ऊपर नाम लिख देगा पार्टी का, ठीक है, जिसको पेमेंट करनी है। आफ्टर दी वर्ड्स, किस वर्ड्स के बाद में, पे प्रिंटेड ऑन द चेक, कि चेक के ऊपर पे जो लिखा हुआ है उसके बाद में वो जो है उसके ऊपर लिख देता है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका चेक है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर डेट गिवन होती है, यहाँ पर पे लिखा होता है, पे वाली पोर्शन में यहाँ पर जो है पार्टी का नाम लिख दिया जाता है जिसको कि अमाउंट आपने देनी है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बियरर लिखा हुआ है ना। और ये जो बियरर है इसका मतलब क्या है कि पेमेंट इज टू बी मेड टू द पर्सन हुज नेम हैज बीन रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे। इसका मतलब ये होता है पेमेंट जो है उस पर्सन को करनी है जिसका नाम लिखा होगा किसके बाद में, पे वर्ड के बाद में, और द बियरर ऑफ द चेक, या फिर बियरर ऑफ द चेक के ऊपर जो नाम लिखा होगा। जब वर्ड बियरर जो है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ करके, तो जो चेक है वो आपका एक ऑर्डर चेक बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर बियरर को जो है वो अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो आपका जो चेक हो जाएगा वो ऑर्डर चेक हो जाएगा। और ऑर्डर चेक का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑर्डर चेक का मतलब है कि पेमेंट जो है उस पर्सन को कर दीजिए जिसका नाम इस चेक पे लिखा हुआ है, या फिर हिज ऑर्डर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद में जिसको वो ऑर्डर दे आप उसके लिए कर सकते हो ये चेक इशू। ठीक है। और चेक जो है वो जनरली जो है क्रॉस चेक होते हैं प्रैक्टिस में। अब आप बोलोगे ये क्रॉस चेक क्या होते हैं, क्रॉस चेक मतलब क्या, जो पेमेंट होगी क्रॉस चेक की वो कभी भी डायरेक्ट पार्टी को नहीं की जाएगी काउंटर पे। ये जो है ये सिर्फ बैंक के थ्रू ही पे की जाएगी। जब दो पैरेलल लाइन जो है वो चेक के अक्रॉस ड्रॉ कर दिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्रॉस चेक है। कई तरह की क्रॉसिंग जो है वो अलग अलग सेफ्टी प्रोवाइड करती है पेमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि यहाँ देखिए ये रहा। एक होती है ऐसे क्रॉसिंग सिंपल दो डबल लाइन, एक अगर आप डबल लाइन लगा के एंड कंपनी लिख दिया,
डबल लाइन के बीच में नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो अब इन सब का मतलब क्या है तो देखिए, अगर अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग लिखी हुई है, कौन सी क्रॉसिंग लिखी हुई है, अकाउंट पे, ये वाली है ना, ये वाली अकाउंट पे ओनली, ये वाली क्रॉसिंग अगर लिखी हुई है, तो जो अमाउंट होगी ना चेक की, वो डिपॉजिट की जा सकती है केवल उसी पर्सन के अकाउंट में जिसका नाम चेक के ऊपर है। जिस पर्सन का नाम चेक पे होगा उसी पर्सन के अकाउंट में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो सकती है। जब नेम जो है बैंक का, वो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेशल क्रॉसिंग है और जो पेमेंट जो है ना वो सिर्फ उसी बैंक से ही होगी जिस बैंक का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, और किसी बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। ये बहुत रेयरली होता है कि एक चेक जो है वो ट्रांसफर हो जाए पेई के द्वारा किसी अनदर पर्सन को, अगर वो क्रॉस्ड ना हो, मतलब अगर वो इफ इट इज नॉट क्रॉस्ड अकाउंट पे ओनली। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये क्रॉस नहीं कर रखा और अकाउंट पे ही ओनली नहीं लिखा हुआ, तो ये बहुत रेयर होता है कि जो पार्टी है वो अपना चेक जो है किसी अनदर पर्सन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। एक बियरर जो चेक होता है वो केवल पास किया जा सकता है मेयर डिलीवरी। अब मेयर डिलीवरी क्या होता है कि आपने अगर अपना चेक दे दिया, बियरर चेक जो होता है ना वो कैसा चेक होता है कि जैसे मान लीजिए आपका चेक है, आपने पेमेंट अगर आप गए बैंक को और दिया और बैंक ने आपको पैसा दे दिया, वही चेक अगर मैं लेकर चली जाऊंगी तो बैंक मुझे दे देगा, क्योंकि वो क्या है, मेयर डिलीवरी। सिर्फ वो चेक डिलीवर होने से ही उसका जो पोजीशन होगा, उसका जो राइट्स होगा वो दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। तो ऑर्डर चेक जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है एंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा। ध्यान से सुनो, ऑर्डर चेक जो होगा वो ट्रांसफर कर सकते हो आप बाय एंडोर्स कर दिया, मतलब अगर आपने वो चेक किसी को दे दिया या डिलीवर कर दिया तो उससे ही ऑर्डर चेक ट्रांसफर हो जाएगा। और एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस राइट करना टू पे द चेक टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देन साइनिंग इट ऑन द बैक ऑफ द चेक। एंडोर्समेंट चेक का मतलब क्या होगा कि आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो कि आपने ये चेक इस पर्टिकुलर पर्सन को ही देना है, और बाद में आप उस चेक के पीछे वाली साइड जो है साइन भी कर देते हो, और फिर उसके बाद में वो चेक अगर किसी और पर्सन को दे देते हो तो वो चेक जो है मेयर आपका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे पर्सन के पास में, और बैंक उस दूसरे पर्सन को पैसा दे देगा। समझ रहे हो। तो अब ये डबल कॉलम के अंदर क्या होता है कि आप देखो, अलग अलग अकाउंट्स बनाना, अलग अलग दोबारा दोबारा बनाना, ये चीज पॉसिबल नहीं होती। इसलिए क्या होता है, जब बैंक ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक इजी रहता है कि आप सेपरेट अमाउंट कॉलम बना लो बैंक ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक के अंदर ही, बजाय कि उसे जर्नल में रिकॉर्ड करने से। तो इससे क्या होगा कि बैंक अकाउंट की आपकी इंफॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जैसे कि हमने इसमें देखा था। आगे देखिए एक बार, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कैश ट्रांजेक्शन में होता है वैसे ही सेम टू सेम बैंक ट्रांजेक्शन में होगा कि आपके अगर डेबिट साइड है तो वहां पर रिसिप्ट आइटम आएगी, और क्रेडिट साइड है तो वहां पर आपकी क्या होगी, पेमेंट वाली आइटम आएगी। ठीक है। जब कैश डिपॉजिट होगा बैंक में या फिर कैश विड्रॉ होगा बैंक में, तो दोनों ही एंट्रीज को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कैश भी अफेक्ट होगा और आपका जो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट है वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, और एक ये चीज और सुन लीजिए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सुन लीजिए। जब आपका कैश, अगर आप बैंक में पे करते हो, मान लीजिए, आप खुद सोचिए, इसको छोड़ दो, आपने कैश बैंक में जमा करवा दिया, तो उससे दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बैंक और एक कैश। आपने अगर कैश बैंक में जमा करवाया तो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, और वहीं आपका जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है ना। तो अब एक ही कैश बुक के अंदर कैश भी वहीं आएगा, बैंक भी वहीं आएगा। एक तरफ तो क्या होगा, जब आपने कैश अगर बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, मतलब कि आपके पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। तो एक तरफ तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड में आएगा, और कैश अकाउंट आपके राइट साइड में आएगा। एग्री। तो इस चीज को, इस तरह की जो एंट्रीज होती है ना जब भी हम करते हैं, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके लिए हमें जब लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसके अंदर सी लिखना पड़ता है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। देखिए,
The amount deposited is written on the left side in the bank column, and at the same time same amount is entered on the right side in the cash column. The reverse entries are recorded. Reverse entry record होगी जब कैश विड्रॉ होगा बैंक से ऑफिस यूज के लिए। तो इन सब एंट्रीज के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा मतलब सी लिख देते हैं लेजर फोलियो वाले कॉलम में, जो कि ये दिखाता है कि एंट्रीज जो है वो आपको लेजर अकाउंट में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपस में ही बैलेंस हो रही है। समझ रहे हैं? तो ये होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब आगे देखिए, बाकी आपका बैलेंसिंग वाला सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब हम कैश, अगर हमारे पास कैश इन हैंड होता था तो हम उसको बैलेंस बीडी लेकर चल पड़ते थे। वही चीज अगर मान लीजिए बैंक में होती है, बैंक में दो चीजें हो सकती है क्या, अगर बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ओवरड्राफ्ट टेकन फ्रॉम द बैंक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बैंक से क्या ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ले रखी है बैंक से। तो ये क्या होगी, ओवरड्राफ्ट क्या होती है, ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप कैश जब भी बैंक से विड्रॉ करते हो ना, तो वो ज्यादा विड्रॉ कर लेते हो, इतना तो आपने उसमें जमा भी नहीं करवाया होता। सपोज आपने 500 रुपए जमा करवाए और आप निकाल 1000 रुपए रहे हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन हो गई है। ओके, तो वहां पर हम शुरू में लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बस इतनी सी बात करनी है आपको और कुछ नहीं, ये सब बाकी सेम है। और ये आपको फॉर्मेट मैंने बता ही दिया, ये कैश बुक हो गया, डबल कॉलम में यहाँ पर कैश और बैंक अलग से आ जाएगा, और यहाँ पर भी कैश और बैंक अलग से आ जाएगा। इसका भी आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, आपको ये डबल कॉलम के लिए ये सारी डिटेल दे रखी है। हम मिस टूल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, कैश बुक, ऊपर मिस टूल इंडिया लिख सकते हैं, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, कैश, बैंक और ये सब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 1 सितंबर को बैंक बैलेंस आपका 42,000 है और कैश बैलेंस 15,000 है, मतलब दोनों आपके ओपनिंग बैलेंस हो गए। तो दोनों साइड लिखिए, यहाँ पर हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे ओपनिंग, तो 1 सितंबर को बैलेंस बीडी लिख के कैश के अंदर 15,000 और बैंक के अंदर 42,000। आगे चलते हैं, आपने गुड्स परचेज कर ली चेक के थ्रू 4 सितंबर को, तो इट मीन आपका क्या हो रहा है, चेक जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रही है। पेमेंट किस साइड होती है, क्रेडिट साइड में, तो 12,000 आप जो है क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ये देखिए बैंक कॉलम में 12,000 परचेज से क्रेडिट साइड में डल जाएगा, क्योंकि बैंक से ही पे किया है। नेक्स्ट, आपने गुड्स बेच दी कैश में, इट मीन्स कैश आ रहा है 6,000 रुपए का 8 को, तो कैश आ रहा है, तो कैश कॉलम के अंदर आप जो है 6,000 रुपए की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट, आपने मशीनरी परचेज कर ली चेक के थ्रू, इट मीन्स पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट क्रेडिट साइड में होगी। कितने की, 5500 रुपए की आपने मशीनरी परचेज की है, तो ये देखिए 5500 रुपए आप बैंक में से क्रेडिट साइड में डाल देंगे मशीन के नाम से। उसके बाद में आपने गुड्स बेच दी एंड चेक रिसीव कर लिया और उसको उसी दिन डिपॉजिट भी करवा दिया, तो इट मीन्स क्या हुआ, आपको आपने गुड्स सेल में की है, आपके उसके बदले में बैंक अकाउंट आया है, तो रिसीप्ट हो रही है, तो रिसीव साइड में 4500 रुपए बैंक में डाल देंगे। ये देखिए रिसीव साइड में 4500 रुपए आपने बैंक में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद में आपने गुड्स मरियुला से कैश में खरीद ली, तो पेमेंट करोगे कैश साइड में, 17,400 कैश साइड से पेमेंट कर दिया आपने। उसके बाद में स्टेशनरी आपने चेक के थ्रू अगर खरीदी है 1100 की, तो इस साइड आप 1100 डाल देंगे स्टेशनरी के नाम के। एंड आफ्टर दैट आपने, अब ये देखिए चेक गिवन टू रोहित, आपने जो है रोहित को चेक दे दिया 1500 रुपए का, तो चेक दिया आपने रोहित को, तो ये तो चलो रोहित को चेक दे दिया, तो आपका बैंक अकाउंट कम हो गया 1500 रुपए से। इसके बाद में कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000, ध्यान से सुनिए, आपने बैंक से क्या कर लिया, कैश विड्रॉ करवा लिया। तो अब यहाँ पर क्या क्या अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बैंक और कैश। एक तरफ तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास कैश आ रहा है, तो रिसिप्ट कैश हो रही है, तो रिसीव साइड में चलते हैं सबसे पहले। ये रिसिप्ट साइड है मेरी, रिसिप्ट साइड में देखिए मैंने कैश में 10,000 रुपए मेरे पास आ गए, वो मैंने डाल दिए बैंक के नाम से। लेकिन इसके आगे यहाँ पर सी लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो ये वही सी है जो आपको हम बता रहे थे कि सी आपको क्या दिखाएगा कि ये एंट्री जो हो रही है ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी हो गया। और यहाँ पर बैंक अकाउंट और यहाँ पर 10,000 रुपए, ये तो आपने कैश रिसीव कर लिए, लेकिन उससे बाद में अपने क्या है, बैंक बैंक कम हो रहा है, बैंक तो पे कर रहा है 10,000, तो यहाँ से बैंक अकाउंट में 10,000 माइनस कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड में डाल देंगे, आगे कॉन्ट्रा लिखा जाएगा और कैश के नाम से। ठीक है,
फिर आगे वही रेंट आपने पे कर दिया चेक से, सैलरी पे कर दी, चेक से जो पे किया 2500 उसमें जाएगा और सैलरी आपकी कैश में चली जाएगी, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है अगर ध्यान से करेंगे तो। इसके बाद में ये सारे आपने जो है पोस्टेड करने इंडिविजुअल अकाउंट में, तो आप कर देना। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज पैटी कैश बुक। अब पैटी कैश बुक क्या है? तो पैटी कैश बुक देखना है आपको। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पेमेंट्स होती है। छोटी छोटी पेमेंट जैसे कि कन्वीनियंस का खर्चा हो गया, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, अदर एक्सपेंस, चाय मंगवाते हो, बिस्किट मंगवाते हो, ठीक है। और कभी स्टैंप के लिए लग गया, कभी आपने जो है प्रिंट आउट करवाया उसके पैसे लग गए। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं जिनको हम एक साथ जो है मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं, ठीक है। और ये खर्चे बार बार रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये डेली के खर्चे हैं, रेगुलर नेचर के हैं ये। तो ये जो पे अगर ये सारी पेमेंट अगर कैशियर हैंडल करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि वो कैश बुक जो है उसको देखे। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक भी आपकी ओवरबर्डन हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं एक और कैशियर को, जिसका पैटी कैशियर कहते हैं। और वो एक अलग से ही कैश बुक बनाता है ताकि इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सके। और ये जो कैश बुक होती है ये पैटी कैशियर के द्वारा मेंटेन की जाती है, और इसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। इसको क्या बोलते हैं? पैटी कैश बुक। अभी जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्या है, पैटी कैशियर जो है वो पैटी कैश बुक बनाता है तो किस सिस्टम पर काम करता है? कौन सा सिस्टम चलता है? पैटी कैशियर वर्क करता है इम्प्रेस्ड सिस्टम पर। किस सिस्टम पे काम करता है? वो इम्प्रेस्ड सिस्टम पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैटी कैशियर जो है किस सिस्टम पर काम करता है? देन वो काम करता है आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर। और ये सिस्टम है क्या? इस सिस्टम के अंदर एक डेफिनेट सम, मतलब एक डेफिनेट सम हो गया, मान लीजिए 2000 जो है वो पैटी कैशियर को दे दिए जाते हैं शुरू में ही, ठीक है, कि ये 2000 जो है आपके इस साल का या इस पीरियड का खर्चा है। तो ये जो अमाउंट होती है इसको बोल देते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट अमाउंट, की पहले से ही पैटी कैशियर को ये खर्चा दे दिया। अब पैटी कैशियर क्या करेगा, वो जो है सारी जो छोटी छोटी पेमेंट होगी ना, जितनी भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसी इंटरेस्ट अमाउंट में से पे करता जाएगा, ठीक है। And when he has spent the substantial portion of interest amount, say 1780, he get reimbursement of the amount spent from the head cashier. This he again has the full interest amount in the beginning of next period. The reimbursement may be made on a weekly, fortnightly or monthly basis depending on the frequency of small payment. कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको मैंने पैटी कैशियर अपॉइंट किया, तो शुरू में जैसे आप अपॉइंट हुए मैंने आपको जो है अमाउंट दे दी, कुछ अमाउंट फिक्स अमाउंट दे दी, सपोज 2000 रुपए दे दिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट है। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे होते रहेंगे आप उसी 2000 रुपए में से पे करते रहोगे, ठीक है। मान लीजिए एक महीने के खर्चे के लिए मैंने आपको 2000 रुपए दिए और आप उसमें से पे करते रहे, महीना खत्म हो गया, अगला महीना शुरू हो गया, तो उस टाइम पर क्या होगा फिर, कि जो पैटी कैशियर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो दोबारा से फिर आपको क्या कर देते हैं, 2000 रुपए फिर दे देंगे। 2000 नहीं देंगे, मतलब मान लीजिए जैसे आपके मैं आपको बताती हूँ, आपके 2000 रुपए लगे थे, राइट, मतलब 2000 रुपए आपको दिए गए, उस 2000 में से मान लो आपने 1500 रुपए खर्च कर दिए, 500 रुपए अभी भी आपके पास है। जब महीना खत्म होगा तो महीना खत्म होते ही आपका जो वो होगा, मैनेजर होगा या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन होगा, वो आपको यही 1500 जो आपने खर्च किए वो दोबारा से दे देगा। अब उसने 1500 आपको दे दिए, 500 आपके पास पहले से है, इट मीन अगले महीने दोबारा से फिर आपके पास 2000 रुपए हो गए। तो ये जो सिस्टम होता है ये कहलाता है आपका इंटरेस्ट सिस्टम। आप समझ में आई, कि आप जो है जितना खर्चा होता है आप इंटरेस्ट अमाउंट में से घटाते जाते हो और एट द एंड आपको वो इंटरेस्ट अमाउंट दोबारा से दे देते हैं, तो दोबारा से आपके पास वही जो शुरू में अमाउंट थी वही आपकी दोबारा हो जाती है। और ये आपकी वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी आप कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि खर्चे कितने हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है छोटी छोटी, ठीक है। और कुछ केसेस में तो पैटी कैश सिस्टम जो है वो आपका कैश बुक ही ऑपरेट कर लेता है, तो उस केस में आप अलग से नहीं बनाते, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसे अलग से बनवाते हैं जिससे कि वो इसको अलग ही रखे। ओके, तो पैटी कैश बुक के अंदर भी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। पेमेंट साइड जो क्रेडिट में होती है,
इसका मैं आपको कॉलम में दिखा देती हूँ, फिर उसको आप उससे आप समझ जाओगे। इसका फॉर्मेट बताती हूँ मैं आपको। ये होता है इसका फॉर्मेट, ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मेट होगा यहाँ पर। बुक, ये ऊपर तो नाम आ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, पैटी कैश बुक। यहाँ डेबिट साइड है, ये आपकी है क्रेडिट साइड। कैसे भी मान लीजिए, वैसे इसमें डेबिट क्रेडिट का पंगा है नहीं। यहाँ पर आपकी अमाउंट रिसीव जो आपने रिसीव की वो, फिर डेट, पर्टिकुलर में आप जो है डालते रहेंगे जो जो आपने एंट्रीज की है। यहाँ वाउचर नंबर वही स्पोर्टिव एविडेंस, अगर आपके पास कोई भी है लाइक प्रूफ के वे में, तो उनका नंबर जो है यहाँ पर डाल दिया जाएगा। अमाउंट पेड, जो आप अमाउंट पे कर रहे हो जिस भी पर्टिकुलर्स के लिए। फिर उसके बाद में आता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में क्या है, अलग अलग कॉलम बना दिए कि पोस्टेज, टेलीफोन, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस। और फिर जो है अलग अलग जो जो खर्चा जिस जिस कॉलम का है उस कॉलम में डालते रहेंगे, जिससे एट दी एंड जो है हम ये पता लगा सके कि पोस्टेज पे टोटल खर्चा इतना आया है, कन्वीनियंस पे टोटल खर्चा इतना आया है, स्टेशनरी पे इतना आया है, और कौन से किस मतलब किस कॉलम में जो है सबसे ज्यादा हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लग रहा है या खर्चा हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से आपका इसका फॉर्मेट होता है। आगे एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये दिखा दिया, तो ये देखो, ईच ऑफ द अमाउंट कॉलम इज अलॉटेड फॉर आइटम ऑफ स्पेसिफिक पेमेंट। स्पेसिफिक पेमेंट के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम जो है अलॉट कर दी जाती है, जो कि कॉमन है। लास्ट अमाउंट कॉलम जो है उसको मिसलेनियस का नाम दिया गया। मैंने अभी आपको दिखाया ना कि हाँ देखिए, हमने ये लास्ट में आपको मिसलेनियस जो है ये रहा, ये मिसलेनियस कॉलम बना दिया गया लास्ट वाला, जिसको हम एक तरह से रिमार्क कॉलम भी कह देते हैं। मिसलेनियस कॉलम के अंदर वो सारी पेमेंट आ जाती है जिसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाया गया। रिमार्क्स के अंदर जो नेचर होगा पेमेंट का वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और एट द एंड ऑफ द पीरियड सारे अमाउंट कॉलम जो उनको टोटल कर दिया जाएगा। जो टोटल अमाउंट कॉलम वन दिखाएगा टोटल अमाउंट स्पेंट एंड टू बी रिम्बर्स्ड ऑन द रिसिप्ट साइड। अगर हम रिसिप्ट साइड की बात करें, डेबिट साइड जहाँ पर सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम है, तो कॉलम फॉर द डेट, वाउचर नंबर एंड पर्टिकुलर्स आर कॉमन फॉर बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो ये सब कॉलम है, ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो ये आपको समझ में आएगा। जस्ट जो एक बार चीजें सुन लीजिए ध्यान से और कोशिश कीजिए। एडवांटेज क्या है बेसिकली पैटी कैश बुक की, टाइम और एफर्ट इससे बहुत ज्यादा बच जाता है। जो मेन कैशियर है उसका, ये कंट्रोल रख पाता है कैश डिसबर्समेंट पे, कि मतलब कितना कैश जो है वर्क कितना डिवाइड हो रहा है। बिग पेमेंट की डायरेक्टली जो बड़ी बड़ी पेमेंट उनको डायरेक्टली पे कर दो, जो पैटी पेमेंट्स है उनको एक प्रॉपर चेक रख लो, और ये सारी चीजों के लिए बहुत इजीली रिकॉर्डिंग हो जाती है। और इसमें स्मॉल पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जो अलग अलग तरह के खर्चे हैं आप उनको फिर लेजर में पोस्ट कर पाओगे। अब एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर मोहित जो कि पैटी कैशियर है मिस समायरा ट्रेडर्स का, उसको 2,000 रुपए दे दिए 1 मई 2017 को, ठीक है, हेड कैशियर के द्वारा। एंड 4 मंथ्स के लिए जो पेटी एक्सपेंस जो है उसकी डिटेल आपकी दे रखी है, ये देखिए डेट, डिटेल्स और अमाउंट। अब हमें बनाना है तो बना देते हैं। ये देखो, मैं एक बार इसे इरेज कर दूं थोड़ा सा आपको समझने में। या सबसे पहले 2,000 रुपए ये हम स्मायरा ट्रेडर की बना रहे थे। अमाउंट कितनी दी उस पर्सन ने, 2,000 रुपए दिए। अब देखो शुरू में क्या एंट्रीज आती है वैसे वैसे। ऑटो फेयर 55 रुपए, कोरियर सर्विस 40 रुपए। तो यहाँ देखिए कैश रिसीव तो आपको 2,000 हो ही गया डेबिट में। फिर ऑटो का खर्चा लगा सीधा 55 रुपए, कोरियर की सर्विस लगी 40 रुपए। जैसे जैसे आपको दे रखी है ना इसके अंदर, जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन, ये एज इट इज जो है आप यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। ये पूरा एज इट इज, ये एज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में जो चीजें अलग होगी इनको एनालाइज करना, कि अगर ऑटो फेयर है, अब आपको पता है ऑटो फेयर किस में आएगा, किराया है, तो किराया आपका कन्वीनियंस में आएगा, तो कन्वीनियंस नाम से एक कॉलम बना दीजिए। कोरियर आपकी किस में, पोस्टेज का पार्ट होती है, तो पोस्टेज का कॉलम बन गया, ठीक है। तो पोस्टेज के अंदर ही आपकी पोस्टल स्टैम्प्स हो जाएगी। अब इरेजर, शार्पनर, पेंसिल ये सब स्टेशनरी का सामान है, तो आप स्टेशनरी का एक कॉलम बना के इनको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए,
ठीक है। ऐसे स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज में चला जाएगा, टैक्सी फेयर आपका कन्वीनियंस में चला जाएगा, रिफ्रेशमेंट जो है, अब रिफ्रेशमेंट के लिए हमने कोई कॉलम नहीं बनाया और रिफ्रेशमेंट के लिए कॉलम बनाएंगे भी क्या, तो उसको मिसलेनियस में डाल दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसके लिए भी कॉलम बनाना है, बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मिसलेनियस में डाल दीजिए। ऑटो फेयर कन्वीनियंस में चला जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्टल पोस्टेज में चला जाएगा, टेलीग्राम जो है वो आपका उसके लिए टेलीफोन एंड टेलीग्राम बना रखा है तो उसमें डाल दिया, अदरवाइज मिसलेनियस में जाता अगर एक ही आइटम होती तो। कार्टेज आपका जो है वो आपका मिसलेनियस में चला जाएगा, अदरवाइज कार्टेज का कॉलम भी बना देते हैं। ठीक है। कंप्यूटर स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी का पार्ट, बस फेयर कन्वीनियंस का, एसटीडी कॉल चार्जेस, टेलीफोन, ऑफिस सैनिटेशन जो है वो अब मिसलेनियस में, रिफ्रेशमेंट अगेन मिसलेनियस में, फोटो स्टेटिंग चार्जेस जो होगी वो भी मिसलेनियस का पार्ट, कोरियर आपकी पोस्टेज के अंदर चली जाएगी, अनलोडिंग जो चार्जेस होंगे वो मिसलेनियस में, बस का फेयर कन्वीनियंस में। तो ये हो गया टोटल। ठीक है। आप अब लास्ट में क्या करता है, इनका भी टोटल कर दो और ये इन सबका टोटल कर दो। जब इनका टोटल किया मैंने देखा मेरा 1487 रुपीज आया, जबकि मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था 2000, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का वो कितना आ रहा है 513, तो उसको आप क्या डाल दोगे, बैलेंस सीडी करके डाल दोगे कि ये बैलेंस मुझे आगे कैरी डाउन करना है, 513 रुपये और टोटल 2000 हो गए। तो अब जब अगले साल की बात करोगे आप जून के अंदर तो देखो बैलेंस बीडी आपका 513 आया, उसके बाद में जब आपको कैश रिसीव होगा ना तो वो आपको कितना होगा जितना आपने खर्च कर दिया, मतलब 1487 जो है वो आपका यहाँ पर कैश रिसीव्ड में आ जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मेट, बहुत इजी है, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आप जब पैटी कैश बुक को पोस्ट करते हो, पैटी कैश बुक से आप जब पोस्टिंग करते हो तो पैटी कैश बुक हमेशा पीरियोडिकली बैलेंस होती है, अभी हमने देखा कि उसको बैलेंस कर दिया पीरियोडिकली, तो जो डिफरेंस होगा टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट का वो बैलेंस होगा पैटी कैशियर का। तो जो बैलेंस है उसको आप अगले पीरियड में ले जाएंगे और पैटी कैशियर जो बाकी की जो अमाउंट जो आपने स्पेंड की है वो आपको पे कर देगा। तो पैटी कैश अकाउंट जो है वो लेजर के अंदर ओपन किया जाता है। ओके। और ये डेबिट होता है, अमाउंट जो पैटी कैशियर जो अमाउंट देगा उससे तो उसको डेबिट करना है, हर एक एक्सपेंस अमाउंट जो होगी वो इंडिविजुअल डेबिट होती रहेगी पीरियोडिक टोटल में, जैसे जैसे आप कॉलम बनाते रहोगे। और क्रेडिट कर दोगे जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर आपने जो है उस साल के दौरान किए उनको एज पैटी कैश बुक के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्रेडिट कर दोगे, पैटी कैश अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाएगा और इससे एक्चुअल कैश जो है वो पता लग जाएगा पैटी कैशियर के पास कितना है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मतलब आपको ये बस फॉर्मेट देखना है और इसके बारे में जो स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था ये सारी चीजें बस ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इजी है आपका बिल्कुल। पैटी कैश बुक वाला टॉपिक डन। इसके बाद में अब आगे चलेंगे, ये आप देखिए पैटी कैश बुक हमने बना दी, अब इसके बाद में देखो इन्होंने फिर जो आगे क्या किया है, जर्नल्स बना दी है इसकी, कि इन सब की जर्नल एंट्री कर दी है अलग अलग, तो वो करनी हो तो आप कर देना। ये कैश अकाउंट बना दिया पैटी का, ये अलग अलग अकाउंट्स में इनको पोस्टिंग कर दी, दैट्स इट। ऐसा कुछ आपके पोस्टिंग वगैरह करना आपके पेपर में नहीं आने वाला। अब आता है कैश बुक की बैलेंसिंग करना, तो जब आप कैश बुक की बैलेंसिंग करोगे तो वो कैसे करनी है वो बताती हूँ आपको, देखिए ये शायद मैंने अपने ऊपर बता भी दिया था आपको कैश बुक की बैलेंसिंग करना, चलो फिर भी देख लेते हैं। आपको पता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड कौन सी होती है आपकी, ये वाली साइड, और ये आपकी राइट साइड। लेफ्ट साइड में सारी ट्रांजेक्शन जो कि रिसिप्ट की होती है हम वही लिखते हैं, तो कैश रिसिप्ट की हम डेबिट में डालते हैं और राइट साइड में जो भी कैश पेमेंट होती है वो डाली जाती है। जब आप कैश बुक मेंटेन करोगे तो एक अलग से कैश बुक जो है लेजर के अंदर आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कैश बुक को भी हम बैलेंस करेंगे उसी तरीके से जैसे कि लेजर के अंदर अकाउंट्स को करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैश बुक के अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। क्या ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। कैश बुक के अंदर देयर विल ऑलवेज बी डेबिट बैलेंस बिकॉज कैश पेमेंट कैन नेवर एक्सीड कैश रिसिप्ट। क्या है कि कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि जो कैश की पेमेंट होगी ना वो कभी भी कैश रिसिप्ट से ज्यादा नहीं होगी, और कैश इन हैंड होगा ना जो बिगिनिंग में पीरियड शुरू में जो कैश इन हैंड होगा या उससे ज्यादा नहीं होगी। समझ में आई। कैश की जब भी पेमेंट करोगे तो वो कभी भी आपकी जो आपने कैश रिसीव की या जो शुरू में आपके पास कैश की पेमेंट थी उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी।
तो इसीलिए हमेशा इसका डेबिट बैलेंस ही आता है। यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ पे हमने किया इसको, तो ये देखो, जब हमने इसका डिफरेंस देखा तो ये आपकी रिसिप्ट साइड है ना, हमेशा रिसिप्ट साइड आपकी ज्यादा है और यहाँ पर बैलेंस आया है, तो इसमें से डेबिट बैलेंस हुआ। तो हमेशा क्या आपका डेबिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि जो रिसिप्ट साइड होगी वो हमेशा ज्यादा होगी आपकी इससे, पेमेंट साइड से। ओके, द सोर्स डॉक्यूमेंट जो होगा कैश रिसिप्ट का, वो जनरली क्या होगा, डुप्लीकेट कॉपी होगी जो रिसिप्ट इशू की जाएगी कैशियर के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, और हम डुप्लीकेट कॉपी लगाते हैं और एक ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो आपकी पे कर दी जाती है। तो आगे देखिए, फॉर पेमेंट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट जिसके बेस पे पेमेंट की गई है, वो एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। और जब पेमेंट अगर आप कर देते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट जिनको हम वाउचर्स कहते हैं उनको एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है और इनकी एक अलग से फाइल बना दी जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर रेफरेंस चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए तो आप कर सको। तो ये आपका कैश बुक का क्वेश्चन आ गया है। ये मैं अभी पीछे करवा के आई हूँ तो दोबारा मैं नहीं करवाऊंगी, बट अगर आप करना चाहो तो मैं इसको आराम आराम से स्किप कर देती हूँ, ताकि अगर आप चाहो तो आप इसे पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे आपके इलिस्ट्रेशंस आएंगे, तो इफ यू वांट यू कैन डू इट योरसेल्फ। और कल के क्लास में एक और चीज आई थी, वो आपको याद है या नहीं है, दोबारा से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। क्या चीज थी वो, कि अगर आपका एसेट्स अकाउंट है, एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, तो इनका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है जब भी स्टार्टिंग में हम लिखते हैं तो हम डेबिट से ही इसका शुरुआत करते हैं बैलेंस लिखना। लेकिन जो लाइबिलिटी, रेवेन्यूज होंगे आपके और गेन्स होंगे, वो सारे के सारे उनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, राइट। तो इनको याद रख लेना। नेक्स्ट अब जो आपकी बुक आती है वो आती है परचेज बुक। अभी हमने कैश बुक कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अब हमारे सामने जो स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर आती है दैट इज परचेज बुक। तो परचेज बुक देखिए क्या होगी, क्या इसका फॉर्मेट होगा, हम देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट जब ट्रांजेक्शन होगी तो ही होगी, क्योंकि अगर कैश में होती तो वो तो कैश में ही चली जाती ना, फिर हमें परचेज और सेल्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो परचेज बुक के अंदर जितनी भी क्रेडिट परचेज करते हो आप गुड्स को, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज जर्नल में। जबकि जो कैश परचेज होती है वो आपकी कैश बुक में ही जाती है। ओके, तो हमेशा याद रखना परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ही आएगी। और इसके अलावा जो अदर परचेज होती है, जैसे कि परचेज कर लिया आपने ऑफिस का इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे अगर परचेज किया है क्रेडिट पे, या फिर कैश बुक में करोगे अगर कैश में परचेज किया है। दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप गुड्स को गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हो तो उसे आप रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक में। लेकिन वही गुड्स को कैश में परचेज करते हो तो उसे रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग, अगर आप अनदर थिंग्स हो गई आपकी ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी, वॉट एवर, उनको क्रेडिट में परचेज करते हो तो जाएगा जर्नल प्रॉपर में, और कैश में परचेज करते हो तो जाएगा कैश बुक में। ठीक है। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, वो आपके इनवॉइसेस या बिल्स होंगे जो कि फर्म रिसीव करती है गुड्स को सप्लाई करते टाइम पे। एंट्रीज जो होती है वो नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइस की की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स होती है इनवॉइस की, उसको आपको बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मेट जो होगा परचेज जर्नल का वो देखिए आपको नीचे दिखा रखा है। क्या है ये आपका फॉर्मेट है परचेज बुक का। क्या रहता है, डेट, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या है आपका, ये बिल है आपका, वाउचर्स जिसको मैं बोलती हूँ, कि अगर आप परचेज कर रहे हो कोई चीज तो आपको बिल तो देंगे ना, तो वो जो बिल नंबर होगा वो यहाँ पर डलेगा, 1 2 3 या वट एवर। फिर सप्लायर का नेम, सप्लायर मतलब जिसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, जिसने परचेज किया है, मतलब जिससे परचेज किया है। ठीक है। और यहाँ पर लेजर फोलियो की मतलब लेजर फोलियो के किस पेज के ऊपर जो है आप ये अकाउंट जो है ट्रांसफर करने वाले हो, वहां पर नोट करने वाले हो। और अमाउंट,
ये होता है आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में देखिए, जो मंथली टोटल होगा ना परचेज बुक का, उसको तो आप परचेज अकाउंट की लेजर के अंदर परचेज अकाउंट के डेबिट में भेजते हो, और अगर इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट है तो उसको आप डेली पोस्ट करते हो। आपको ये डिटेल दे रखी है, इसके बेस पे आपको जो है ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, समझाते हैं हम। ये डिटेल दे रखी है आपको मिस कनिका ट्रेडर्स की, और ऑब्जर्व करना है किस तरह से एंट्रीज को परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए, डेट गिवन है, डिटेल्स गिवन है आपको, ठीक है, और आपको ये बनाना है। तो हमने फॉर्मेट बना लिया, अब देखते हैं। सबसे पहला, अगस्त 4 को परचेज की है मिस नीमा इलेक्ट्रॉनिक से। किससे? मिस नीमा इलेक्ट्रॉनिक से। इनवॉइस नंबर 3250। क्या खरीदा है? 20 मिनी साइज टीवी एट द रेट 2000 पर पीस। मतलब एक टीवी जो है वो आपका कितने का? 2000 का है, और आपने 20 मिनी साइज टीवी खरीदे हैं। 15 टेप रिकॉर्डर खरीद लिए 12,500 पर पीस के हिसाब से, और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपको 20% मिला है। आपको पता होगा, मैंने पीछे वाली क्लासेस में आपको बताया था, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हमेशा लिस्टेड प्राइस पर मिलता है, मतलब एमआरपी पे मिलता है, और इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, हमेशा इसे डिडक्ट करके इसकी अमाउंट को लिखा जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और वो किस लिए दिया जाता है? ताकि आप जो कैश है उसको इजीली, मतलब जल्दी कैश रिकवर करने के लिए। तो अब फर्स्ट एंट्री हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेट डालेंगे, 2017 को अगस्त 4 की बात हो रही है। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है, हमने वो डाल दिया। सप्लायर का नाम क्या है? नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब कितनी अमाउंट की उसने खरीदी है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखो, 2000 पर पीस के हिसाब से 20 मिनी साइज टीवी खरीदे हैं, तो कितने बनते हैं आपके? कितनी अमाउंट बनेगी? 40,000। ओके। और उसके बाद में 15 टेप रिकॉर्डर 12,500 पर पीस के हिसाब से। तो अगर हम 12,500 पर पीस के हिसाब से, एक सेकंड रुको जरा, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लूं। हाँ जी, 12,500 पर पीस के हिसाब से अगर आपका 15 टेप टेप रिकॉर्डर है, तो आपकी अमाउंट कितनी बनती है? 1,87,500। ठीक है, ये दो हो गई आपकी अमाउंट। इन सब के ऊपर, सभी आइटम के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 20% का है। तो जरा एक बार मैं इनको अगर टोटल करूं, अगर 40,000 के ऊपर 20% अगर हम लगाते हैं तो 8,000 बनता है। इट मीन्स 40,000 की वैल्यू मेरी 32,000 रह गई। 8,000 ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और वहीं अगर 1,87,500 के ऊपर मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाती हूँ, तो 37,500 बनता है। कितना बनता है? 37,500। तो अगर मैं 37,500 माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना बनेगा? यहाँ पे 1.5 लाख रुपए बन गया मेरा। ठीक है, तो 1.5 लाख और 32,000 मेरा टोटल कितनी अमाउंट हुई? 1,82,000। देख लीजिए टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 1,82,000। समझ में आया इसको कैसे कैलकुलेट करना है? जस्ट आपने इसकी वैल्यू निकाल के ट्रेड डिस्काउंट 20% दोनों पे अलग अलग निकाला, उनको माइनस करके हमें टोटल कर दिया। 40,000 के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पर मेरे 32,000 वैल्यू बनती है, और 1,87,500 के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पर आपका 1.5 लाख बनता है, और टोटल अमाउंट आपकी 1,82,000 आ गई। इसी तरह अगस्त 10 को क्या किया? मिस पवन इलेक्ट्रॉनिक से, जिसका इनवॉइस नंबर दे रखा है, 10 वीडियो कैसेट 150 पर पीस के हिसाब से, 20 टेप रिकॉर्डर 1650 पर पीस हिसाब के से, और ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो देखिए, सबसे पहले इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, पवन इलेक्ट्रॉनिक से। अमाउंट कितनी बनती है? अब फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं इसे इरेज कर दूं जरा थोड़ा सा। हाँ, तो अब देखो, 10 वीडियो कैसेट 150 पर पीस के हिसाब से, तो कितनी बनती है? 1,500। राइट, 1,500 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो अगर मैं 1,500 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात करूंगी, तो कितना बनेगा मेरा? 150 रुपये तो बनेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो अब इसमें से 150 रुपये माइनस कर दोगे आप, तो मतलब मेरी इसकी वैल्यू बनती है 1,350 रुपये। ओके,
इसके बाद में क्या खरीदा, 20 टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं 1650 पर पीस के हिसाब से। तो 1650 पर पीस के हिसाब से अगर 20 टेप रिकॉर्डर की बात करती हूँ तो वो बनते हैं मेरे 33,000। कितने बनता है मेरा, 33,000 अमाउंट बनती है। लेकिन इस 33,000 का 10% भी तो मुझे निकालना है। तो 33,000 का अगर मैं 10% निकालती हूँ, 3300 बनेगा। ठीक है, तो इस 3300 को माइनस कर दो 33,000 में से, तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 29,700 आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनको टोटल कर दीजिए, 29,700 और 1350, तो आपकी कितनी आती है, 31,050। तो यहाँ देखिए आपकी वैल्यू 31,050 आ गई ना। तो इस तरह से आपको इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इन सब एंट्रीज को अगर आप करोगे, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी टोटल, और ये आ गया आपका परचेज अकाउंट। मतलब आपने परचेज बुक बना ली किसकी, कनिका ट्रेडर्स की। तो जस्ट इजी है ना, बिल्कुल सिर्फ समझने की देर है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो टोटल होगा परचेज जर्नल का वो भी आप पीरियोडिकली पोस्ट करेंगे परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में मंथली बेसिस पे। जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये जो टोटल होगा ये आप जो है किसी अनदर, आई मम्मी जी। तो अगर ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाती है ना तो ये जो टोटल जो है ना, ये आप जरूरी नहीं है कि मतलब आप डेली करो इसे, आप मतलब इसे डेली भी कर सकते हो। जैसे ये टोटल हमने 1 महीने का किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में परचेज अकाउंट से अगर आपको लेजर में पोस्ट करना है तो आप इस तरह से करोगे। कैसे, देखो कनिका इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आप ये जो जितने नाम थे इन सबका लेजर बनाओगे। तो नीमा पवन, नॉर्दर्न, नीमा पवन, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का डाल दोगे। तो अब नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों साइड, दोनों तरफ नीमा को क्रेडिट ही तो करना है क्योंकि हमने इससे खरीदा है। तो ये इसको दोनों अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दी, पवन को यहाँ से कर दिया क्रेडिट। ये सारे क्रेडिट ही होंगे क्योंकि हमने परचेज किया है। तो ये इधर से परचेज अकाउंट पे यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी परचेज बुक थी, बहुत इजी थी और यहाँ पर खत्म भी हो गई परचेज बुक। हमने कैश बुक और परचेज बुक बनानी सीख ली, क्वेश्चन भी कर लिए। नेक्स्ट आपका आता है परचेज रिटर्न बुक। जो हमने स्पेशल पर्पस बुक बात की उसके अंदर परचेज रिटर्न बुक आपका अगला टॉपिक है। तो देखिए इस बुक के अंदर क्या होता है कि परचेज रिटर्न जो गुड्स होती है वो रिकॉर्ड होती है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज कर ली बट किसी भी रीजन की वजह से वो जो है आपको सुटेबल नहीं लगती तो आप उस गुड्स को रिटर्न कर देते हो। तो उसके लिए जो है परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है जिसके अंदर सारे रिटर्न्स की जो एंट्री होती है उसे नोट किया जाता है। परचेज रिटर्न का अनदर नेम क्या है, वो है रिटर्न आउटवर्ड। याद रखेंगे क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके, तो परचेज रिटर्न जो है गुड्स की वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। कई बार गुड्स पर जो है जो परचेज की थी वो रिटर्न कर दी जाती है सप्लायर को जिसने हमें सप्लाई किया माल, किसी भी वेरियस रीजंस की वजह से। जैसे कि हो सकता है गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आई, हो सकता है वो डिफेक्टिव निकल गई एक्सेट्रा। और ये चीजें हम डेली रूटीन में करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं लेकिन अगर हमें जो सही लगता है वो रखते हैं, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट है देन हम वो रिटर्न कर देते हैं। सो फॉर एवरी रिटर्न, हर रिटर्न के लिए एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। याद रखेंगे, हर रिटर्न के लिए एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, डुप्लीकेट होता है जो कि, और जो ओरिजिनल वन होता है वो सप्लायर को भेजा जाता है कि आप जो है नेसेसरी एंट्री कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। क्या बोला इसने, हर रिटर्न के लिए एक डेबिट नोट जो है वो कस्टमर बनाएगा, प्रिपेयर करेगा एक डुप्लीकेट, और जो ओरिजिनल वाला होगा वो सप्लायर को भेजा जाएगा कि आप अपनी बुक में नेसेसरी एंट्री कर लीजिए। सप्लायर भी एक नोट प्रिपेयर करेगा, कस्टमर जो प्रिपेयर करेगा नोट वो होगा डेबिट नोट, डेबिट नोट होगा। ठीक है, और जो सप्लायर जो नोट प्रिपेयर करेगा उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। अब ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है ये देखिए क्या है, आगे देखते हैं। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर, वो जनरली एक डेबिट नोट ही होता है। डेबिट नोट के अंदर क्या होता है, डेबिट नोट के अंदर पार्टी का नाम होता है,
टू whom, जिसको गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स जो रिटर्न हो रही है उसकी डिटेल दी जाती है एंड रीजन दिया जाता है कि गुड्स क्यों रिटर्न कर रहे हैं। और हर एक डेबिट नोट जो है उसका एक सीरियल नंबर होता है और उस पर डेट मेंशन होती है। ध्यान समझ रहे हो ना, क्या है डेबिट नोट? एक तरह से ठोस डॉक्यूमेंट ही होता है और इसके अंदर उस पार्टी का नाम होता है जिसको मैं रिटर्न कर रही हूँ, रीजन देती हूँ, साथ में आइटम लिखती हूँ और साथ में उसके ऊपर डेट और सीरियल नंबर सब कुछ मेंशन होता है डेबिट नोट पे। तो कस्टमर जो सप्लायर को देगा वो डेबिट नोट होगा, सप्लायर जो कस्टमर के लिए देगा वो क्रेडिट नोट होगा। ओके, देखिए आगे। जो परचेज रिटर्न बुक है उसका फॉर्मेट क्या है, अब जरा ये देखिए। फॉर्मेट इसका परचेज के जैसा ही रहता है, यहाँ पर डेट आएगी, लेकिन परचेज बुक के अंदर यहाँ पर इनवॉइस नंबर होता था, वो अब यहाँ पर डेबिट नोट नंबर होगा। यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर एज इट इज, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट है क्या, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। इसने क्या बोला, डेबिट नोट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस देता है, मतलब एक प्रूफ देता है कि आप डेबिट रेज कि आप एक पार्टी के अगेंस्ट एक डेबिट रेज कर रहे हो किसी रीजन के लिए, बजाय कि क्रेडिट में सेल करने की। ऑन फाइंडिंग दैट, अगर ये पता लगता है कि जो गुड सप्लाई की गई है वो टर्म्स जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो डिफेक्टिव गुड्स है आप वो सप्लायर को रिटर्न करते हो एंड उसके लिए आप एक नोट प्रिपेयर करते हो ताकि आप सप्लायर को डेबिट कर सको। अब सप्लायर को डेबिट करने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज की क्रेडिट में, किससे, मिस्टर कनिका से। ओके, मैं एंट्री क्या करूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस कनिका, राइट, यही एंट्री होगी ना, कनिका को क्रेडिट कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे को मेरी गुड्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिली और मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं जो कनिका को मैंने जो क्रेडिट किया था मैं उसे डेबिट करना चाह रही हूँ। तो इसीलिए ये डेबिट नोट बनाने का पर्पस क्या है कि जिस पर्सन ने खरीदी है वो अब उस पर्सन को दोबारा डेबिट कर रहा है, कि वो ये कह रहा है कि जो डेबिट नोट प्रिपेयर किया है ताकि वो सप्लायर को डेबिट कर सके। अब यहाँ पर ये सप्लायर था उसको डेबिट ही तो करेंगे क्योंकि एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर परचेज रिटर्न की केस है तो एंट्री रिवर्स में क्या हो जाएगा, कनिका ऊपर आ जाएगी और परचेज नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए डेबिट नोट में हम सप्लायर को डेबिट करते हैं, और जब अगर कोई एडिशनल सम रिकवरेबल होती है कस्टमर से तो वो नोट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ताकि कस्टमर को डेबिट कर सके एडिशनल ड्यू के साथ। तो बेसिकली डेबिट नोट का मतलब यही होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, इसमें हम सप्लायर को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टी जो है वो क्रेडिट देती है रीजन के लिए अदर देन क्रेडिट परचेज के। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है टू मेक इट इन रेड इंक व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट शुड बी सेंड टू हिम। कहने का मतलब क्या हुआ, आप कनिका को मैंने गुड्स भेज दी, कनिका को गुड्स मिल गई कि परचेज रिटर्न उसके मैंने की और कनिका के पास गुड्स पहुंच गई, तो कनिका जो है वो मुझे क्रेडिट नोट देगी। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि जो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया था वो अब ये बोलेगी आप अपने अकाउंट को क्रेडिट कर लो। मतलब पहले जो कस्टमर था वो डेबिट नोट देता है और ये बोलता है सप्लायर को कि आप अपने अकाउंट को डेबिट कर लो क्योंकि हमने आपको क्रेडिट किया था। फिर सप्लायर जब मिल जाती है गुड्स वो उसको डेबिट क्रेडिट नोट भेजता है कि अब आप अपने अकाउंट को क्रेडिट कर लो जो हमने डेबिट किया था। ठीक है, तो ये जो सजेस्टेड परफॉर्मा जो है क्रेडिट नोट का वो आपको 4.7 सी और 4.7 बी में आपको देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए। ये डेबिट नोट का परफॉर्मा होता है जिसके अंदर नेम होती है फर्म जो कि नोट इश्यू कर रही है, और डेबिट नोट कौन इश्यू करता है, कस्टमर, मतलब जिसने परचेज किया। एड्रेस होता है फर्म का, डेट ऑफ इशू होती है, सीरियल नंबर होता है। आप किसके अगेंस्ट ये कर रहे हो, सप्लायर के नेम के अगेंस्ट। गुड्स रिटर्न कर रहे हो एज पर डिलीवरी, उसका चालान नंबर, रुपीज, अमाउंट और सिग्नेचर। ठीक है, और ये क्रेडिट नोट का परफॉर्मा होता है, एज सेम रहता है, बस यहाँ पर कस्टमर का नेम होता है, वहां पर सप्लायर का नेम होता है। तो परचेज रिटर्न बुक मैंने आपको बता ही दी है, अगर आप चाहो तो इसका एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने जो पीछे कनिका ट्रेडर का किया था, आपने देखा था 20 मिनी साइज टीवी लिए थे और 15 टेप रिकॉर्डर हमने जो है नीमा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदे थे 1,82,000 के। परचेज बुक के अंदर किया था ना ये। तो जब 2 मिनी टीवी डिलीवर हुए एंड टेप रिकॉर्डर जो है उनमें से डिफेक्टिव निकले,
क्या 2 मिनी टीवी और एक टेप रिकॉर्डर उनमें से डिफेक्टिव निकला और वो हमने रिटर्न बैक कर दिए, जिसका डेबिट नोट नंबर ये था। तो इस केस में आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है। तो देखो, डेट इन्होंने दी नहीं, डेबिट नोट नंबर दे रखा है, वो हमने डाल दिया। सप्लायर का नाम क्या है? नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है। कितने? 2 मिनी टीवी थे और एक टेप रिकॉर्डर। उनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, वैसे पीछे क्वेश्चन में थी, तो वो 13,200 से आपने उसको कर दिया। दैट्स इट। ये आ गया आपका परचेज रिटर्न बुक। आगे आप जब नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने उसको क्रेडिट किया था, अब उसको हम दोबारा से डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न में आ जाएगी आपकी अमाउंट। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया आपका परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो अब तक हमने कैश बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक को कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपकी आती है दैट इज सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है जरा देखिए। तो जितनी भी, जब भी आप कोई क्रेडिट में सेल करते हो तो उसको आप सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। कैश सेल अगर कर रहे हो तो वो तो कैश बुक में जाएगी, लेकिन सिर्फ क्रेडिट सेल ही सेल्स बुक में आएगी। और जो सेल्स बुक जर्नल का जो फॉर्मेट होगा वो सेम टू सेम आपके परचेज जर्नल के जैसा होगा। मतलब परचेज बुक का जो आप फॉर्मेट बनाते हो सेम टू सेम आपका सेल्स बुक का बनेगा, कोई भी अलग नहीं होगा। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए तो वो आपकी सेल इनवॉइस हो जाएगी, वहां पर परचेज इनवॉइस थे, यहाँ पर सेल इनवॉइस हो जाएगी। जो डेट है सेल की वो सब आपको मैं फॉर्मेट में दिखाती हूँ, बस इजी है ये भी बिल्कुल। अगर आपने परचेज कर लिया, परचेज रिटर्न कर लिया, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीएस्ट है, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। तो देखिए, परचेज का फॉर्मूला फॉर्मेट भी यही था, सेल्स का भी यही है। डेट, इनवॉइस नंबर, यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, पहले वहां पर नेम ऑफ सप्लायर था तो यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर आ गया। लेजर फोलियो और अमाउंट। आपको एग्जांपल दे रखा है, चाहो तो देख लीजिए। मिस कोयना सप्लाई कर रहा है आपको, ये सप्लायर है। 2 वाटर प्यूरिफायर 2100 ईच है, 5 बकेट 130 ईच है। मिस रमन ट्रेडर से खरीदी है, इनवॉइस नंबर ये है और तारीख ये है। तो देखिए, डेट डाल दी, इनवॉइस नंबर डाल दिया, रमन ट्रेडर डाल दिया। अमाउंट जितनी बनती है आप वो देख लीजिए, कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं। तो 2100 ईच के 2 वाटर प्यूरिफायर है तो वो कितनी अमाउंट बनी आपकी? 4200। एंड 5 बकेट अगर 130 की है तो आपकी 650। तो आपकी टोटल 4850 अमाउंट आ गई। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मुश्किल है, तो आप ये कर लेना। और इसको भी सेम आप मंथली भी बना सकते हैं, ईयरली भी मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, फोर्टनाइटली बना सकते हैं, डेली बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर विश एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शंस। इसके बाद में सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है। सेल्स रिटर्न बुक भी सेम आपकी परचेज रिटर्न के जैसी होगी। ये जर्नल जो है ये यूज किया जाता है अगर गुड्स कस्टमर के द्वारा रिटर्न हो जाती है, गुड्स कस्टमर के द्वारा क्रेडिट पे। अगर आप गुड्स रिसीव कर लेते हो किसी कस्टमर से तो एक क्रेडिट नोट, देखो सेम वही चीजें हो गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि मैंने परचेज की कनिका से। ठीक है, मैंने परचेज की कनिका से, परचेज टू कनिका, मेरी वो डिफेक्टिव निकल गई तो मैंने रिटर्न कर दी, तो मेरे लिए ये क्या हो गई? परचेज रिटर्न हो गई। वही चीज कनिका के व्यू पॉइंट से देखे तो कनिका के पास जब वो आ रही है तो इट मीन वो क्या है? वो सेल्स रिटर्न हो रही है कि कनिका ने बेची थी और बेची हुई अब वापस आ रही है ना? दोनों चीजें सेम। जब हमने परचेज रिटर्न वापस की थी तो डेबिट नोट बनाया था, जब कनिका सेल्स रिटर्न करेगी तो वो क्रेडिट नोट बनाएगी, सेम थिंग है। तो वही देखिए, जब गुड्स जो है कस्टमर से रिसीव कर लेता है सप्लायर तो वो आपकी सेल्स रिटर्न में आ जाती है, उसके लिए वो क्रेडिट नोट बनाता है। जैसे डेबिट नोट बनाया था हमने वैसे वैसे ही क्रेडिट नोट बनाता है। एक डिफरेंस जो होगा आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में वो देख लीजिए कि जो एक सेकेंड रुकिए, हाँ, फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, कि जो आपका क्रेडिट नोट है वो कौन बनाता है? आपका सेलर बनाता है। अभी हमने देखा कनिका बनाएगी। एंड जो डेबिट नोट है वो आपका बायर बनाएगा, कस्टमर बना रहा था, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने बनाया। ठीक है, तो डेबिट नोट की तरह ही क्रेडिट नोट जो है वो भी आपका डुप्लीकेट बनता है और उसमें भी डिटेल आती है सारी की सारी, कस्टमर का नेम, जो रिसीव बैक हुई अमाउंट किस तारीख को हुई, उसका क्रेडिट नोट नंबर क्या है, सीरियली नंबर, डेट, वो सब कुछ। ठीक है, उसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, फॉर्मेट यही रहेगा, डेट, क्रेडिट नंबर, वहां पर डेबिट नंबर था, यहाँ क्रेडिट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, वहां पर हमने अकाउंट टू बी डेबिट किया था लेकिन यहाँ अकाउंट टू बी क्रेडिट हो जाएगा, और वहां पर नेम ऑफ द सप्लायर था, यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर है। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब चीजें सेम। तो ये भी आप कर लेंगे।
इसके बाद में इलिस्ट्रेशन है, इफ यू वांट यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैं इसको स्लोली स्लोली स्किप कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने इसके अंदर सारी की सारी जो आपकी बुक्स थी वो कर ली है। लेकिन इसके अंदर एक रह गई, सॉरी, जो कि थी आपकी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या है? अभी हमने कैश बुक किया, परचेज बुक किया, सेल्स बुक किया, परचेज रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न किया। परचेज रिटर्न बुक का अनदर नेम रिटर्न आउटवर्ड है, जबकि सेल्स रिटर्न का अनदर नेम सेल रिटर्न इनवर्ड है। ओके, अब जर्नल प्रॉपर क्या है? तो एक बुक जो है वो मेंटेन की जाती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जिनको की स्पेशल जर्नल्स के अंदर कोई जगह नहीं मिलती, मतलब जो हमने ऊपर डिस्कस की उनमें जगह नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर या फिर जर्नल रेसिजुअल। अनदर नेम क्या है इसका? जर्नल रेसिजुअल। तो आप जो है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हो? कोई ओपनिंग एंट्री करनी है आपने, मान लीजिए अगले अकाउंटिंग ईयर की, वो इसमें होगी। जैसे कोई ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, वो सब आप जर्नल इसमें करते हो, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपने, कोई लेजर अकाउंट को अपडेट करना है क्रूअल बेसिस पे, तो वो सब जो है आपकी, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड, वो इसमें करोगे। कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, कोई एरर आ गया किसी एंट्री के अंदर शुरू में जब आपने पोस्ट की लेजर के अंदर, तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। कोई ट्रांसफर एंट्रीज करनी है, जैसे ड्रॉइंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, एक्सपेंस अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट जो कि बैलेंस नहीं हुए थे बैलेंसिंग के टाइम पे, तो उनको आपने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करके दोबारा ओपन कर दिया, ठीक है। तो कोई भी बैलेंसिंग हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। इनको हम क्लोजिंग एंट्री भी बोल देते हैं, या फिर कोई अदर एंट्री। ये जो पहले से 4 एंट्रीज को छोड़कर जो है, इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड एंट्रीज, आप जो है इन सभी ट्रांजेक्शन्स को भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हो। किस किस को जरा देख लीजिए। अगर एट द टाइम ऑफ अ डिसऑनर ऑफ अ चेक, अगर आपका चेक डिसऑनर के टाइम पर अगर कैंसलेशन की जो एंट्री है उस टाइम पर कोई डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड हुआ था, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। कोई परचेज या सेल ऑफ आइटम ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स, हमने बात की थी ना, गुड्स के अलावा अगर आप कुछ भी परचेज या सेल करते हो क्रेडिट पे, जैसे कि फर्नीचर हो गया, और हो गया आपके स्टेशनरी का सामान हो गया, वट एवर, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ओनर ने कोई गुड्स विड्रॉ कर ली पर्सनल यूज के लिए, जो ड्राइंग्स है वो भी इसमें डालेंगे। कोई आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी गुड्स फ्री सैंपल के लिए या सेल्स प्रमोशन के लिए, वो भी इसमें जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई एंडोर्समेंट या डिसओनर हो गया तो यहाँ जाएगा। ट्रांजेक्शन कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर के रिस्पेक्ट में अगर कोई है तो वो भी, या फिर कोई लॉस हो गई गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, स्पॉइलर्स, तो वो भी आपकी इसी के अंदर जाएगी। ओके, नेक्स्ट होता है अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना, कि आपको बैलेंसिंग अकाउंट्स कैसे, किन किन अकाउंट्स को करोगे। तो देखो, लेजर के अंदर अकाउंट्स जो है उनको पीरियोडिकली बैलेंस किया जाता है, आपको पता है। जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही करते हैं। किस लिए? ताकि हम नेट पोजीशन निकाल सके हर एक अमाउंट की। तो बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड का टोटल किया, उनके बीच का जो डिफरेंस आया उसको हमने साइड, उस साइड लिख दिया जहां पर शॉर्टर है, ताकि हम टोटल को इक्वल कर सके। और उसके लिए हम बैलेंस सी डी लिख के उसके सामने लिख देते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और फिर जो है अगले साल जो है उसको बैलेंस को ब्रोट डाउन कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूइंग अकाउंट है, और ये जो है अभी सेटल होना बाकी है या क्लोज होना बाकी है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर डेबिट साइड आपकी ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड कम है, तो डिफरेंस हम कहाँ लिखेंगे? इस साइड ही लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, और वही अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, सॉरी, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस जो होगा वो अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे इस तरह से। तो जो अकाउंट है आपके, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन, रिवेन्यू, इनको बैलेंस नहीं किया जाता, मैंने आपको अभी बताई थी ना, इनको बैलेंस नहीं किया जाता, लेकिन इनको, बल्कि इनको जो है ट्रांसफर करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। और ये कौन से अकाउंट कहलाते हैं? ये आपके टेम्परेरी अकाउंट कहलाते हैं। तो जो बैलेंसिंग है अकाउंट का, वो आप इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही ले चलती हूँ। देखिए, ये तो हमने परचेज बुक बनाई है, ये हमने सेल्स बुक बना दी, ये परचेज,
यहाँ देखिए कैश बुक, जब कैश बुक का किया तो जो बैलेंस आया आपका उसको हम अगले साल ब्रॉट डाउन कर दिया हमने। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आपका इक्वल ही चल गया, ये सब आपका इक्वल ही चल रहा है अभी। आगे लैंड अकाउंट देखिए, लैंड अकाउंट का अब हमने बैलेंसिंग करना है तो यहाँ पर बैलेंस सीडी करके इसको करेंगे, क्योंकि लैंड अकाउंट आपकी एसेट्स है तो इसको हम जो है ये आपका परमानेंट अकाउंट कहलाएगा। ओके, तो हम इसको वो नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट का इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी हम परचेज बुक बना चुके हैं। तो ये देखिए बाकी की किसी भी अकाउंट को बैलेंस नहीं किया हुआ, लेकिन जो आपके एसेट्स है, जो मतलब जो आपके परमानेंट अकाउंट है, सिर्फ उनकी बैलेंसिंग किया है, बाकी सबको छोड़ रखा है। कोई फर्नीचर अकाउंट आ गया उसकी बैलेंसिंग कर दी। मोहित मार्ट अकाउंट जो है आपका पर्सनल अकाउंट है तो इसकी हमने बैलेंसिंग कर दी, लेकिन परचेज रिटर्न को नहीं किया। वहीं अपने हांडा कंपनी वाला है, इसलिए तो आपका बैलेंसिंग हो ही गया। और ये दमन अकाउंट हो गया। तो बेसिकली जो परमानेंट अकाउंट है सिर्फ उनकी बैलेंसिंग करनी है, लेकिन जो एक्सपेंस या लॉसेस जो जो रेवेन्यू एंड गेन है उनको आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे टेम्पररी, आपको ने उसका कुछ भी नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर जो आपके मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके ये जो जितनी भी हमने स्पेशल पर्पस बुक की है, सब्सिडरी बुक्स जिसको हम कह सकते हैं, या फिर इसका अनदर नेम क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो इसके रिगार्डिंग ये जितने भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बताए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं, जर्नल आपकी बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। कैश बुक जिसके अंदर आप सारी कैश रिसिप्ट और पेमेंट लिखेंगे। पैटी कैश बुक जो कि स्मॉल कैश पेमेंट के लिए होता है। परचेज बुक आपकी सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए। सेल्स जर्नल जो है वो आपकी सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए। परचेज रिटर्न बुक जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, जिसके अंदर आप जो है परचेज जो आपने की उसको रिटर्न कर देते हो। स्पेशल के अंदर आपने जो क्रेडिट में जो सेल की थी उसको रिटर्न करते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और कॉन्ट्रा एंट्री भी मैंने आपको बता दी जो कि दोनों साइड आ जाती है, उसके आगे हम सी लिखते होते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बनते हैं तो प्लीज़ इनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है, इसका अनदर नेम क्या है, उसका अनदर नेम क्या है, इसकी एंट्री क्या होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मत अवॉइड कीजिएगा। ओके, अब जैसे पैटी कैश बुक जो है वो किस सिस्टम पर चलती है, आपके इम्प्रेस सिस्टम पर चलती है। और जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट दी जाती है दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, या फिर लेजर फोलियो जो है वो क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है, बस ये सारा आपका कवर होता है यहाँ पर। अब जैसे कि आ गया जनरल प्रॉपर के अंदर सिर्फ कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो ये इस तरह से आप ये जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आप इनको भी कवर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर किया हुआ। आप इनको पोज करिए, आप ऐसे करें इनको, ये आप देख सकते हैं, इनको पोज मैंने कर दिया और आपको जो है फिर इनके आंसर्स जो है आपको इसी में मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते तो आप जो है हमें कमेंट करके हर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ये देखिए इसके एट द एंड में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, ये रहे, दैट इज योर आंसर्स। ये आ गया, जैसे अभी बोला था ना कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता, कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक है। ये सारे आपके इसके आंसर्स यहाँ पर गिवन है। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हम हमारी पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो है हर जितनी हम कर सकते हैं उतनी आपकी हेल्प कर सके, बाकी अब आपके ऊपर है। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।